बहुत सारे लोग ना मुझे बार बार ये पूछते रहते हैं कि डेंटिस्ट्री क्यों नहीं कर रही हो। और सच कहूँ तो इसका कोई ख़ास जवाब है नहीं मेरे पास में कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे साल ख़राब किए हैं मेडिकल के एग्ज़ाम को क्लियर करने में और फिर उसके बाद अपना करियर बनाने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया है कि हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और बन कुछ और ही जाते हैं। आफ्टर लिविंग सो मैनी years into this life बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बहुत बार क्यों हम इतना अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और एडवेंट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो करियर सोचा उसके अलावा अगर कुछ और नहीं करेंगे तो हम मर ही जाएंगे या लाइफ ख़राब ही हो जाएगी। मुझे भी ऐसा लगा था when I was 18 years old around। उस वक्त जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हाई पड़ाव पर थी, तब मैं ये सोचा करती थी कि अगर मैंने मेडिकल में सिलेक्शन नहीं लिया तो मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान्स करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि आप प्लान ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा कि हम जो चाह रहे हैं वो हो जाए। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेइंग है जो कहती है कि खुद के मन का हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खुद के मन का ना हो तो वो उससे भी अच्छा। और मैंने सच में इस बात को रियलाइज़ किया कि लाइफ आपको कहीं और ही ले जा रही होती है। कई बार आपको वो बहुत अच्छा करना चाह रही होती है आपके साथ में, बट यू आर नॉट रेडी टू हैंडल दैट। मैं अपने जीवन को जब भी देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि इतना भी दुखी होने की, अपने बहुत प्राइम ईयर्स को ख़राब करने की ज़रूरत थी नहीं। मेहनत करने की ज़रूरत थी, वो थोड़ी बहुत की, थोड़ी बहुत नहीं की, कहीं पे रह गई मेहनत और कहीं पे ये रियलाइज़ हुआ कि मेहनत और की जा सकती थी। लेकिन ज़िंदगी के जिस टाइम को मैंने इतना ख़राब किया, उसको उतना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं डेंटिस्ट होने के बाद भी डेंटिस्ट्री क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास इस बात का जवाब ये होता है कि आई डोंट वांट टू, बट इन रियल मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों डेंटिस्ट्री नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड स्टोरी विद यू गाइस, क्योंकि अब हम 12,000 के करीब लोग हैं। कैन यू बिलीव इट? एंड आउट ऑफ दोज 12,000 अगर किसी एक भी बच्चे को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट वर्थ, और फिर उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी कि दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्यूटिफुल, एंड जस्ट लिव योर लाइफ एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आप खुद, आपकी सोच आपकी फाउंडेशन हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप करना बंद कर दो। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारे साथ होती है ना, वो यही होती है कि हम ब्रेन में बहुत ज़्यादा जीते हैं और असलियत में बहुत कम। हम हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ये सोचते सोचते निकाल देते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, या बहुत बार तो हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमें क्या करना और कैसे करना है। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि जब हम सक्सेसफुल बन जाएंगे ना, उसके बाद हम कैसे रहेंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई हैव लर्नड इज़ स्टार्ट डूइंग। कहीं पे भी जो आपको लगता है कि करना चाहिए, या आप अपनी जो भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन में जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट, लाइक 10th क्लास से पहले लाइक 9th तक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मेरी क्लास में 2nd 3rd ऐसे करके रैंक आती थी और काफ़ी अच्छा ही चल रहा था। लाइफ वॉज सॉर्टेड, आराम से
सब कुछ सही था, मेरा चाइल्डहुड बहुत प्रिविलेज निकला, मुझे हर चीज़ मिल जाती थी। आई वॉज नॉट वेरी डिमांडिंग चाइल्ड, बट स्टिल मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती थी, मे बी क्योंकि मैं घर में लाडो कोडो थी। एंड इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये बॉय और गर्ल वाला जो सिस्टम है ये कभी नहीं रहा। स्पेशली मेरे मम्मी पापा ने कभी ये चीज़ नहीं करी कि गर्ल है तो कोई कुछ पर्टिकुलर चीज़ होगी जो वो नहीं करेगी, या बॉय है तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहा। बट तो 9th क्लास तक सब ठीक चल रहा था, फ्रेंडशिप चल रही थी, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। एंड देन सडनली 10th में मेरे परसेंटेज आ गए कम। मतलब मुझे 10th में मेरा 60% भी नहीं बना, और बस वो एक टाइम था जब मैं कहूँगी कि वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरी लाइफ बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई उस टाइम पे। घर में बिहेव चेंज हो गया, इवन पेरेंट्स का बिहेव, मतलब नॉट पापा बट मम्मी का बिहेव चेंज हो गया। और मुझे वो एज का भी शायद इम्पैक्ट था, तो आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो। फिर एक वो आर्ट्स का चक्कर था कि आर्ट्स तो नहीं लेनी है, आर्ट्स तो वो बच्चे लेते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं अपनी स्टडीज़ में, तो वो नहीं लेना है। लेकिन घर वालों को कैसे समझाऊं कि मुझे आर्ट्स नहीं लेनी है, मुझे साइंस लेनी है। आई एम श्योर ये सबके साथ ही हुआ होगा ना, सबको ऐसा लगता होगा। मतलब अगर आप सक्सेसफुल का मतलब होता है, सक्सेसफुल का क्राइटेरिया ये है कि आपकी 10th में बहुत अच्छे परसेंटेजेस आ जाएं, 12th में बहुत अच्छे परसेंटेजेस आ जाएं, आप साइंस ले रखे हो, मोस्टली साइंस ले रखी हो, मैथ्स या बायो। अगर बायो ली है तो फर्स्ट टाइम में आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, और अगर आपने मैथ्स ली है तो आप IIT में सेलेक्ट हो जाएं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, देन यू आर कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल। अगर आर्ट्स ली है देन यू विल टेक टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आपने IIT क्लियर नहीं किया या नीट आपने क्लियर नहीं किया तो आपके ऊपर एक वो टैग लग जाता है कि यू आर नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। और वही मैंने फील किया, और वो मुझे रियलाइज़ होने लगा, लाइक एवरीबॉडी इंक्लूडिंग पेरेंट्स, इंक्लूडिंग नेबर्स, सब ने यही मान लिया था। एंड उनकी जो बातें थी उसमें जो अभी तक में प्यार था या रिस्पेक्ट फील होती थी, की जगह अब फील होने लगा था लूज़र। वो कुछ भी कहते थे, मुझे सिर्फ लूज़र सुनाई देता था। बट उसमें भी मैंने ना उससे कुछ खास सीखा नहीं, कुछ डिसाइड नहीं करा उसमें भी मैंने कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब मुझे ये करना है या वो करना है। आई यूज्ड टू थॉट कि इनको बताऊँगी एक दिन कि मेरी वर्थ क्या है, मैं बहुत अच्छा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी। लेकिन मैंने उस टाइम जो गलती की वो ये की कि मैंने ये नहीं प्लान किया कि मैं क्या करूँगी। हमेशा ये सोचा कि मैं अच्छा कर जाऊँगी ना तब तो इनको ऐसा लगेगा। वो फीलिंग को मैं जीने लग गई थी, और वो फीलिंग जीते जीते कब टाइम निकल गया, मैं नीट की तैयारी के लिए चली गई। आई स्टार्टेड स्टडीइंग, और मैंने मेहनत भी की। फर्स्ट ईयर में उतनी मेहनत नहीं कर पाई, बट सेकेंड ईयर में मैंने बहुत मेहनत की। बस लास्ट तक आते आते ना वापस से मुझे उन सारी चीज़ों ने घेर लिया कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मम्मी क्या बोलेंगी, वो कैसा फील करेंगी मेरे लिए। और इस पॉइंट पे मैं हमेशा मैं ये फील करने लगी थी कि मुझे कभी भी ना मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करेंगे, या वो इसको डिप्रेशन कहता है तो आप डिप्रेशन कह सकते हो। पर मुझे ये सच में महसूस होने लगा था कि मैं लूज़र हूँ, हालांकि मैं सामने से सबको ये दिखाती थी कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इस पॉइंट पे मुझे हमेशा ये लगता है कि उस टाइम मुझे ना मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया होता, स्पेशली माय मदर, जिनका मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट है, आज भी फील होता है। शी इज़ अ वेरी गुड मदर, शी इज़ एन ऑसम मदर। जो वो अपने आप से बेस्ट कर सकती थी उससे बेहतर उन्होंने मेरे लिए किया, पूरी लाइफ किया। वो मेरा अच्छा ही सोच रही थी, बट
शायद वो खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दैट वेज शी वॉज नॉट एट ऑल हेल्पफुल फॉर मी। और मुझे भी हमेशा यही लगता था कि बस कैसे भी करके ना मेरी मम्मी खुश हो जानी चाहिए, बट ये रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे ये समझ आ रहा था कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा देन आई विल बी एबल टू मेक हर हैप्पी, लेकिन वो मैं थॉट्स में ही जीती गई। जैसा ना मतलब ऐसा ना बहुत सारे बच्चे करते हैं, स्पेशली हर वो बच्चा करता है जिसको लूज़र घोषित कर दिया गया हो या दूसरों की नज़र में दिखाया गया हो कि तुम नीचे हो। तो उनमें से ना बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने समझदार निकलते हैं कि वो अपना माइंड उस बात से हटाकर और अपने आप को चैलेंज कर पाते हैं या अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो उस उम्र के अंदर कि दूसरे को साइड करके या दूसरे लोगों ने हमारे बारे में क्या कहा है उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े हमारे ऊपर और हम ऑटोमेटिकली अपनी पढ़ाई पे या अपना काम जो हमें करना है उस पर ध्यान दे सकें, क्योंकि मेंटली हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल लेते हैं ऐसे लोगों का। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स की बातों का, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स की बातों का। सिस्टर ब्रदर का शायद कम पड़ता हो, वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरा भाई मुझसे छोटा था और उसने मुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं, लेकिन माँ बाप का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे ना मेरे फादर में मेरे सपोर्ट सिस्टम नज़र आने लगे थे रादर देन माई मदर, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था कि मेरी माँ मुझे प्यार ही नहीं करती हैं। ऑल द टाइम शी वॉज टॉकिंग अबाउट माई स्टडीज़ ओनली, और स्टडीज़ में भी शी वॉज नॉट आस्किंग कि कैसी चल रही है पढ़ाई। शी वॉज विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि सोसाइटी क्या बोलेगी, अगर तुम सेलेक्ट नहीं होगी तो पड़ोसी क्या बोलेंगे, देखो उसका बच्चा जो है। मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ना फिल्मी बातें हैं, फिल्मों में ऐसा होता है कि पड़ोसी के बारे में बात होगी, रिश्तेदारों के बारे में बात होगी, बट इट वाज फैक्ट। और पड़ोसी रिश्तेदार ने कहा है या नहीं कहा है पता नहीं है, बट पेरेंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि उनके पड़ोसी रिश्तेदार वो ऑलरेडी यही चाहते हैं कि दूसरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो। हाँ, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है, अगर होता भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट सबको ये लगता है कि सबका अच्छा ही हो, बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, खुद से अच्छा ना हो वो बात ठीक है। 3 इडियट्स में वो है ना कि आपका दोस्त फेल हो जाए तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन अगर आपके दोस्त के नंबर आपसे ज़्यादा आ जाएं तो और ज़्यादा दुख होता है। तो हाँ, हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स को, आपके जो नेबर्स हैं उनको, पड़ोसियों को नहीं अच्छा लगे कि आपके बच्चे के नंबर उनसे ज़्यादा आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ये चाहेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल बेकार हो या उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। इतने एक्सट्रीम ना हर कोई नहीं सोचता। इस बात में मुझे हमेशा ये लगता है कि वैसे भी ना पेरेंट्स शुड बी दी प्रोटेक्टिव वॉल, कि अगर बाहर सचमुच में किसी ने कुछ कहा भी है तो वो चीज़ें बच्चे तक ना आने दी जाएं, और वो चीज़ें बच्चे को ना पता पड़े, और बच्चे को आप सिर्फ प्रमोट करें कि आप आगे बढ़ो, आप आगे करो, कोई बात नहीं कर पाए तो इट्स ओके, फाइंड द वे। और मैं आपको ये कहूँगी कि ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने बच्चों के साथ भी करती हूँ। बहुत सारे फेजेस आते हैं बच्चों में, लाइक माई डॉटर इज़ 10 years old नाउ एंड माई सन इज़ 5, तो उनमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो अपनी एज के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर देखा जाए तो हम उनको यही समझा रहे हैं ना कि कुछ भी हो जाए सोसाइटी का तो तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। द फैक्ट इज़ दिस इज़ नॉट रियल। आपके ऊपर सोसाइटी का इम्पैक्ट क्यों पड़ना चाहिए? क्यों ऐसा हो कि आप अपने बच्चों के लिए एक प्रोटेक्टिव वॉल की तरह काम ना कर सकें? क्यों ऐसा हो कि आपने बिना फ़िल्टर जो किसी पड़ोसी ने बोला, जो किसी नेबर ने बोला, या जो आपने सोचा बिना फ़िल्टर आपने अपने बच्चों पर डाल दिया? आप उस एज को सोचिए कि वो बहुत नेसेंट हैं, वो ऑलरेडी समझते हैं। अगर वो फेल हुए हैं, अगर वो किसी काम में उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था या उन्होंने खुद ने एक्सपेक्ट किया था, तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि उन्होंने किया है। आपके कहने से, आपके बताने से उनको उल्टा नेगेटिव ही आएगा। उनको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि उन्होंने गलत किया है। उनको ये फील होगा कि ठीक है, मुझसे हो तो गया ही है, और पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको जो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो और उनके हाथ से निकल गया। तो ये तो मुझे बहुत मतलब हाँ, मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि वहाँ मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। दैट वाज नॉट माई मदर्स फॉल्ट, वो उनको उतनी ही नॉलेज थी। बट अगर आप कोई पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको नहीं समझ है या आपने अभी तक इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचा नहीं है तो प्लीज़ सोचिए
क्योंकि बच्चों को आप नहीं प्रोटेक्ट करेंगे दुनिया से तो कौन करेगा। हाँ, आई अंडरस्टैंड, आप कहेंगे दुनिया में तो जाना ही है, दुनिया का सामना तो करना ही, येस, बट किस एज में किस हद तक दुनिया का सामना करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में भी नहीं हुआ, क्योंकि वापस से वही सब चीज़ें माइंड में आने लग गई कि क्या होगा, कैसे करेंगे। और आपको ये पता तो है ही कि आपके बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं, उन्हें भी पता है कि वो परेशान है, पर ऐसे में उनको इतना महसूस कराना बार बार कि उन्होंने गलत किया है या उनसे नहीं हो पाया जो उन्हें कर लेना चाहिए था, तो और उनको ज़्यादा डीमोटिवेट करने जैसा होता है। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे और डिप्रेशन मान लीजिए आप, या जो भी सिचुएशन थी मेरी, उसने मुझे और घेर लिया। बट देन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और समथिंग आई स्टार्टेड डूइंग माई कॉलेज। लेकिन कॉलेज के अंदर भी ना, मैंने बीएससी स्टार्ट किया था, लेकिन कॉलेज में भी मुझे इतना हमेशा वो नीट की याद आती थी, और हमेशा ये होता था कि हार गई हूँ मैं, तो मुझे लगता था कि हार नहीं सकती मैं, बाकी सब ठीक है। ये एक और नई थॉट होती है। उस टाइम पे भी मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि यार मेरा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में तो आई विल चूज़ अनदर करियर। लेकिन मुझे ऐसा लगता था हाउ कैन बी पॉसिबल कि कोई दूसरा करियर चूज़ करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आप दूसरा करियर क्यों चूज़ करोगे, कैसे चूज़ करोगे? तो ये भी एक मेरी लाइफ की दूसरी गलती मान लीजिए कि मुझे ये हमेशा ये रहा कि आप अपना करियर स्विच नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत लाइफ में बाद में करियर स्विच किया, लेकिन आप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है करियर स्विच करने में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी सिचुएशंस क्या हैं और आपको फ़ील क्या होता है, आप किस तरीके से किस करियर को हैंडल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कैसे किसी करियर को अपना सकते हैं, क्या है जो आपके इंटरेस्ट का भी है, आपको फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनाएगा। और अगर आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपको लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि उनके समझ नहीं आता। एक मतलब बहुत फेमस लाइन है कि पेरेंट्स आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो आपकी इच्छाओं के ख़िलाफ़ भी नहीं है। दे ओनली वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल, और वो आपको ना फ्रैंकली गरीब नहीं देखना चाहते। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ आती है कि पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाह रहे हैं, आपका अच्छा ही चाहते हैं वो। और उस अच्छे चाहने में आपको, क्योंकि वो अपना हक समझते हैं आपके ऊपर और आपको चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल बने, और उस चक्कर में वो आपको बहुत कुछ कह जाते हैं जो उनका रियल मीनिंग भी नहीं होता है कहने का। वो चाहते नहीं हैं कि ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ वो कहें, पर वो कह जाते हैं। और इस बात को मैं आपको कहूँगी कि आपको माइंड नहीं करना। आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, ओके, देन डोंट शाउट ऑन देम। डोंट थिंक कि वो बिल्कुल आपके ही पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। उनका परिवेश अलग रहा, वो एक अलग ज़माने से आए, उम्र अलग थी उनकी, उन्होंने सब कुछ अलग तरीके से देखा, स्ट्रगल किया। और आपका स्ट्रगल अपने ज़माने का है। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रगल्स कि भाई हमने तो ज़्यादा किया या आपने तो कम किया। सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है लाइफ में। बोथ द पार्टीज़ शुड अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने नीट दोबारा दिया। एक बार तो मैंने मेरे पेरेंट्स से, स्पेशली मम्मा से, छुप कर नीट दिया कि मुझे नीट का फॉर्म भरना है। हालांकि पकड़ी गई मैं बाद में, और पापा गए मेरे साथ एग्ज़ाम दिलाने मुझे। बट मुझे लगता था, मैं इतने ख्यालों में खोई रहती थी कि मुझे लगता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी ना, उसके बाद ही मम्मी को पता पड़ेगा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो वो कितनी सरप्राइज़ होंगी, कितनी खुश होंगी। आई डोंट नो, मैं सोच रही हूँ क्या ही पागलपन था। और आज सोचती हूँ तो अभी भी लगता है कि कितनी इम्पोर्टेंस थी मम्मा की मेरी लाइफ में, कि मैं उन्हें बहुत खुश देखना चाहती थी, बस मैं और कुछ चाहती ही नहीं थी। चाय पियेंगे? ओके, तो बात करते करते चाय पीते। कभी कभी लगता है कितना पागलपन था, माँ को खुश करने की कितनी भूख थी उस टाइम पे। एंड आई एम फीलिंग इमोशनल कि
उस टाइम भी मुझे जब लगता था कि मम्मा मुझे प्यार नहीं करती हैं या मैं भी उन्हें प्यार नहीं करती हूँ, उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, तब भी माँ की ही चिंता थी कि तब भी माँ को ही इम्प्रेस करना था, किसी पड़ोसी को इम्प्रेस नहीं करना था, किसी नेबर को इम्प्रेस नहीं करना था, रिलेटिव को इम्प्रेस नहीं करना था। उस वक्त भी बस ये था कि माँ खुश हो जानी चाहिए। मम्मा खुश होगी अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो, मम्मा खुश होगी अगर कहीं कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा मेडिकल में तो, एंड शी विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बस एक जो एम था ना वो यही था कि माँ बाप को प्राउड फील होना चाहिए। एंड जब भी मैं किसी सुसाइड केस को सुनती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मुझे यही समझ आता है कि बच्चे को ना कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट वॉन्ट देयर पेरेंट्स टू बी हैप्पी फ्रॉम देम। मतलब अगर पेरेंट्स बच्चे को ये कह दें कि तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई समाज में, या कुछ इस तरीके का नेगेटिव, या पड़ोसी ये बोल रहे हैं तुम्हारे लिए इतना ख़राब बोल रहे हैं, या माँ बाप ना बातों बातों में मीन नहीं करते उस बात को, लेकिन बोल देते हैं कि इससे तो मर जाते तो अच्छा होता, बट सोचते ही नहीं है कि उस बात का इम्पैक्ट बच्चे पर कितना गहरा हो रहा होगा। आई हैव फेल्ट इट बाय माई सेल्फ। और जब भी माँ बाप कुछ कहते हैं ऐसा गलत, तो बच्चे के ऊपर ना वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है। ये मेरे साथ हुआ है। मैं मानती हूँ बच्चे अगर कुछ गलत कहते हैं तो माँ बाप पे उसका बहुत गहरा असर होता है, लेकिन उन्होंने ना एक उम्र देखी होती है और उन्हें ये पता कई बार पड़ जाता है कि बच्चे ना ऐसे बोल देते हैं, गलती कर देते हैं, और उन्हें ना माफ़ करने की एक बहुत हैबिट होती है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को शुरू से बच्चे को माफ़ किया होता है। बच्चे ने तो गलतियाँ करते ही हैं बच्चे, और अगर बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे या हम इंसान गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो हम गलती कर करके सीखते हैं। और बचपन में जब हम छोटे होते हैं, चलना सीख रहे होते हैं, उठना सीख रहे होते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं, तो हम गलती करते हैं, माँ बाप हमें फिर से सिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? तब ऐसा क्यों होता है कि वो सपोर्ट सिस्टम गायब हो जाता है? वो सपोर्ट सिस्टम सोसाइटी के, नेबर्स के और पड़ोसियों के, फ्रेंड्स के तले दब रहा होता है, कंपैरिजन के तले दब रहा होता है। आप जब भी सोचें तब आप ये सोचें कि आपको बच्चा चाहिए या उसकी यही वाले करियर के अंदर सक्सेस चाहिए। उस एक एक्सट्रीम चीज़ को सोच कर देखिए। आई एम श्योर जिन भी बच्चों ने सुसाइड किया होता है ड्यू टू करियर और समथिंग लाइक दैट, उनके आप माँ बाप से पूछ कर देखिए, वो यही कहेंगे कि हमें बच्चा वापस चाहिए, वो करियर नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, कुछ और हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। पर वो जब बोल रहे होते हैं तब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चा उन्हें कितना लिटरली ले रहा है, उसका कितना लिटरल मीनिंग वो अपने साथ रख रहा है, और ऐसे थॉट्स में उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से बच्चों को परेशानी होती है, वो फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, वो घर को मिस कर रहे होते हैं, कंफर्ट को मिस कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत परेशानी में चल रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप उन्हें ये मत बताइए कि आपने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, या कितनी मेहनत से क्या कितना आपके समाज में या नाम होगा। उन्हें खुद पता है ये बात। 18 साल के बच्चे को, 19 साल के बच्चे को पता होता है कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का मतलब क्या होता है। आप उन्हें डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। उन्हें बचपन से आप अच्छी स्टोरीज सुना सकते हैं। लेकिन जब आप इतना सब कुछ कर सकते हैं तो उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी तो बना सकते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम भी तो बन सकते हैं। आई माइट लाइक कि मैं पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही हूँ। बस दिल किया, मैंने कभी इतना खुल के बात नहीं करी किसी के सामने, मम्मी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। शी इज़ माई लव ऑफ लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, शी इज़ देयर विद मी। और अब इस उम्र में मुझे लगता है कि शी इज़ माई प्रोटेक्टिव वॉल। लेकिन वो प्रोटेक्टिव वॉल बहुत बाद में आई। वो प्रोटेक्टिव वॉल अगर उस टाइम होती जब मैं मेडिकल की तैयारी कर रही थी तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। आई स्टिल फील कि लाइफ कुछ और होती, बट इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल। आई एम शेयरिंग माई स्टोरी बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि वाई आई एम शिफ्टेड फ्रॉम डेंटिस्ट्री टू यूट्यूब एंड फोटोग्राफी एंड क्रिएटिव फील्ड। तो वहीं स्टिक करते हैं। तो हाँ, फिर उसके बाद में मुझे डेंटल में एडमिशन मिला। कॉलेज के बाद डेंटल में एडमिशन ले लिया। वहाँ गए तो वहाँ भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एज डिफरेंस आ गया था बच्चों के साथ में। मेरा 2 साल बड़ी ही थी मैं लगभग सबसे। पर वो सब सहन करते करते ना धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने लग गई। करियर तो बन गया,
फॉर प्रोफेशनली मैं एक डेंटिस्ट हो गई। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन माई कॉलेज ऑल्सो, और अच्छा ही किया मैंने, बहुत स्टडीज़ करी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। फाइनल ईयर में भी बहुत बीमार हुई, उसके बावजूद भी आई वॉज एबल टू गेट अ गुड परसेंटेज, तो वहाँ तक सब कुछ ठीक था। देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद में मुझे रियलाइज़ धीरे धीरे होने लगा कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट माई फर्स्ट लव, बिकॉज माई हस्बैंड गेव मी फर्स्ट कैमरा एज अ गिफ्ट। और जिस दिन वो कैमरा मेरे हाथ में आया उस दिन एक अलग खुशी महसूस हुई। मैं फ़ोटोग्राफ़ी ऐसे ही घर में खुद की, घर की, बच्चों की फ़ोटोज़ खींचने लगी, और वहाँ से मुझे लगा यार कुछ तो है क्रिएटिव। दैट वाज द फर्स्ट किक। उसके बाद घर बन रहा था, घर का एक हिस्सा कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि कोई घर कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर आर्किटेक्चर का काम होता है, रूम किधर होना चाहिए, कैसे वॉशरूम होना चाहिए, कितनी हवा आएगी। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन फ़ोन, गूगल है ना, और यूट्यूब काफ़ी आ गया था, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी कुछ देखने लगी थी, क्योंकि कुछ जॉब नहीं कर रही थी, कुछ प्रोफेशनली नहीं कर रही थी। तो वहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम क्रिएटिव पर्सन इन माई माइंड। और ये तो अभी बहुत रिसेंटली हुआ कि मैंने अपना टेस्ट किया, जो करियर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, तो वो जब मैंने टेस्ट किया तब आई रियलाइज्ड कि आई वॉज मेंट फॉर आर्किटेक्चर, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट था। अदरवाइज़ देखो आप, मेरा फील्ड कहाँ से आ रहा है, मैं डेंटिस्ट्री से आ रही हूँ। जाना मुझे MBBS में था, हो डेंटिस्ट्री गया, और कर मैं यूट्यूब रही हूँ। जब मैं जयपुर शिफ्ट हुई तो हमारा एक वेबसाइट चलती थी कॉलेज मेला, और उसके अंदर एक ऑप्शन नज़र आया कि लेट्स डू यूट्यूब विद कॉलेज मेला, और उसमें हम डिफरेंट करियर्स के बारे में बताएंगे। तो स्टार्टिंग में तो हमने नीट से ही शुरू किया था, और नीट से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमें खुद पता था, मुझे उसके बारे में पता था, एंड आई वॉज एबल टू स्पीक अबाउट इट वेरी फ्लुएंटली। जो कुछ थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं वो होते हैं बस। तो ओह अच्छी बनी है। तो वहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे तो प्लांट्स में भी शौक़ है, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, मुझे सस्टेनेबिलिटी का भी शौक़ है, और ये सब ना अनइंटेंशनली बस धीरे धीरे होता गया। मैंने द वर्गो टेल्स करके एक मेरा दूसरा चैनल है, जिस पे मैं अपने लाइफ के बारे में, कई डिफरेंट लाइफ के जो स्टोरीज़ होती हैं उनके बारे में वीडियो शूट करती हूँ। तो वहाँ वो भी मेरा एक स्टार्ट हुआ। और कॉलेज मेला में गिरते पड़ते, कभी ब्रेक लेते, कभी नहीं लेते। मैं उतनी कंसिस्टेंट भी नहीं रही कॉलेज मेला के लिए, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड से बहुत बार डांट भी खाई मैंने, बहुत बार लो भी फील किया मैंने। एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि ओके, कभी स्टार्ट किया कि ओके अब कंसिस्टेंसी से बनाऊंगी। देन कभी कुछ डिस्टर्ब हो गया, कभी बाहर कर ले गए, कहीं घूमने चले गए, एंड वो ऐसे ही चलता जा रहा था। यू कैन सी, कभी तो बहुत कंसिस्टेंट होते हैं वीडियो, कभी नहीं होते हैं, बट मोर और लेस गिरते पड़ते मैं यहाँ तक आ गई, और आप लोगों का साथ यहाँ तक मिल रहा है। रिसेंटली एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मुझे एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया। जूही जैन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, एंड शी कॉल्ड मी फॉर गोल्डन नगेट्स बाय जूही जैन। आप चाहें तो देख सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। तो उस पर मुझे करियर के बारे में बताने के लिए बोला गया, एंड आई वॉज थ्रिल्ड। मैं आपको बता नहीं सकती, शायद मैंने इतना एक्सप्रेस भी नहीं किया अपनी खुशी को कि मैंने इतना अच्छा कुछ किया है। एंड मेरे पॉडकास्ट को काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। इफ़ यू वांट टू सी दैट पॉडकास्ट तो आप देख सकते हैं। एंड आई हैव टॉक अबाउट करियर एंड डिफरेंसेस, और बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में हो जाती हैं, या प्रोडक्टिविटी के बारे में भी। और ये जो प्रोडक्टिविटी का नाम आया बीच में, तो इसमें ना ये मैं मेरे ऊपर ही बनाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब समझते हैं आप? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ना टालते जा रहे हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। ये अब रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत टैलेंट है, और ये टैलेंट इसलिए है क्योंकि मैं सीखती बहुत हूँ चीज़ें, मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। तो ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते मेरी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई, मेरी स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। और उसी से मुझे समझ में आया कि लर्निंग स्किल्स मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की एक बहुत बुरी हैबिट है कि कोई भी काम को ना मैं टाल देती हूँ कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और उस चक्कर में
मेरा बहुत नुकसान होता है। तो जब ये सब होने लगा तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट बुक्स, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, अभी भी शौक़ नहीं है। लर्निंग के पर्पज़ से पढ़ती हूँ कि इस बुक से मुझे क्या सीखने को मिलेगा, उस पर्पज़ से मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता पड़ी है एट दिस एज आफ्टर बीइंग मदर ऑफ़ 2 किड्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आई एम अ वेरी गुड लर्नर, वेरी बैड लिसनर। दूसरे को सुनती हूँ तो बीच बीच में बहुत बोलती हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी गुड लर्नर। तो वो चीज़ मेरे अंदर स्टार्ट हुई। देन आई वेंट फॉर स्कीइंग, और एक नया चस्का लगा कि लाइफ ना अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने देनी है, सीखते रहना है, सब कुछ को सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। एज इज़ जस्ट अ नंबर। और जो रिसेंटली रियलाइज़ होने लगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज तक की मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई कि यू थिंक सो मैनी थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, लाइक ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अलग अलग सोचते रहते हैं। जस्ट स्टार्ट। अगर कोई मुझसे कहे कि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 शब्द क्या हैं, तो मैं कहूँगी जस्ट स्टार्ट। क्योंकि अगर आप कुछ करना शुरू करते हो ना, उसके बाद हर चीज़ अपने आप आपकी मेहनत की वजह से, या यूनिवर्स मान लीजिए उसकी वजह से, अपने आप इट स्टार्ट्स फॉल इन प्लेस। वो अपने आप आपके काम होने लगते हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के बारे में सुनिए, पढ़िए, वो कभी भी बहुत बड़ा प्लान करके नहीं चलते थे कि उन्हें बहुत बड़ा कुछ प्लान करना है। दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग। और जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी उसके अंदर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, दैट वॉज जस्ट टू स्टार्ट। आज अभी भी आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि नीट में ही जाना, आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको पढ़ाई करनी है किसी सब्जेक्ट की, आपको लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको लग रहा है कोई बिज़नेस करना है, कोई स्टार्टअप करना है, द फर्स्ट थिंग इज़ यू जस्ट स्टार्टेड। आप कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि वेल प्रिपेयर होने के बाद स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप ज़िंदगी में कभी भी बिना किसी काम को करे वेल प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। This is it for now. I'm saying this thing from my heart to the video, और आप सब लोगों से कह रही हूँ क्योंकि I want to start something and I want to start this since last 4 or 5 years। और just कोई hesitation है कि मुझे नहीं कर पाऊँगी मैं, या मुझसे नहीं होगा, ये hesitation की वजह से नहीं कर पाई हूँ, और आज तक ज़ीरो पर ही हूँ। अगर स्टार्ट कर दिया होता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, नहीं होता, पर उसी जगह होती जहाँ आज हूँ। पर ये चांसेस ज़्यादा थे कि मैं आगे बढ़ गई होती, और बहुत आगे बढ़ गई होती। सो आई वुड से जस्ट टेक दिस लर्निंग, जस्ट स्टार्ट। एंड टू द पेरेंट्स दैट प्लीज़ बी अ प्रोटेक्टिव वॉल फॉर योर चाइल्ड, और अपने बच्चे को आप बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव लाइफ के साथ उन्हें आगे बढ़ाइए। आई थिंक आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग जो भी मुझे शेयर करना था अबाउट माई करियर। हाँ, कुछ ऐसा खास याद नहीं आ रहा है, बट इन केस आपको कुछ पूछना है आप पूछिए, अदरवाइज एंजॉय द वीडियो।